हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। हम एक कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। टुडे दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने कुछ फंडामेंटल के बारे में बात की थी। आज भी कुछ फंडामेंटल के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो यूनिट नंबर 1 है सी प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले उसमें हमें कुछ फंडामेंटल्स, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में बात करनी है। तो इस लेक्चर में कंप्यूटर मेमोरी यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी पे क्वेश्चन जो पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, लो एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और ट्रांसलेटर का क्या मतलब है, कंप्यूटर ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का क्या मतलब है। और हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस करेंगे उस पर किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि हम जो आज कवर करेंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024-25 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें डिफरेंस पूछा गया, फॉलोइंग अबाउट फॉलोइंग पूछा गया है कि लिंकर लॉर्डर क्या होता है, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर क्या है। तो ये आज हम इसमें अंदर कवर कर लेंगे इंटरप्रेटर और लोडर के बारे में। फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आज के लेक्चर से हम वी विल बी एबल टू आंसर व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज असेंबलर। Then in 2023-24 for 2 marks, and then again in 21-22 for 2 marks, there was a question that is what is the difference between compiler and interpreter. So we will be able to answer after listening this lecture. We will be able to answer that what is the difference between compiler and interpreter and compare primary memory and secondary memory. तो एक छोटा सा डिस्कशन है लेकिन रिक्वायरमेंट है क्योंकि सिलेबस में है और आपके एग्जाम के अंदर 2017-18 में, 21-22 में, 23-24 में, 24-25 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जब आज का डिस्कशन होगा तो हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। आपको मालूम है कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारे पास सीपीयू होता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। और सीपीयू किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए वो अपने पास वो इंस्ट्रक्शन को रखता है। उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए सीपीयू रजिस्टर्स की जरूरत होती है। तो जो रजिस्टर होते हैं वो भी एक मेमोरी होती है। इसी तरीके से और मेमोरीज है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर कुछ किसी डेटा के ऊपर काम करना है या डेटा के ऊपर काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे स्टोर करना है, या उस डेटा के ऊपर काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट है उसे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें रीड कर मेमोरी से आप रीड कर सकते हैं, मेमोरी के अंदर आप राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी ऑफन सिंपली रेफर टू एज मेमोरी is a crucial component of a computer system that stores data and instruction। मैंने अभी बताया कि डेटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, वो डेटा जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो इंस्ट्रक्शन जो उस डेटा के ऊपर होना है काम, वो इंस्ट्रक्शन, वो भी दोनों चीजें कहां पे स्टोर होती हैं? वो मेमोरी के अंदर फॉर द सीपीयू टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट। तो सीपीयू जब किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है उसे डेटा की जरूरत होती है, उसे इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। वो कहां पे स्टोर होती है? मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। मेमोरी अलग अलग टाइप की होती है। अलग अलग टाइप की मेमोरी के अंदर अलग प्रॉपर्टी के साथ डेटा स्टोर होता है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। The amount and type of memory stored in a computer can significantly impact its speed। मेमोरी जो डिफरेंट होती हैं, किसी की डिफरेंट स्पीड फास्ट होती है, किसी की कम होती है। और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज का मतलब यह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब सीपीयू को किसी डेटा की या किसी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सीपीयू की स्पीड सभी से फास्ट होती है। सीपीयू के काम करने का तरीका बाकी सबसे काम करने के तरीके से अलग है, चाहे वह वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, चाहे मेमोरी हो। इन सब की सिग्नलिंग, इन सब का सिंक्रोनाइजेशन सीपीयू की स्पीड से डिफरेंट होता है। तो सीपीयू ज्यादा ज्यादा कब काम कर पाता है? जब ज्यादा ज्यादा इंस्ट्रक्शंस और डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। तो ये वर्ड इसलिए यूज किया गया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कब होगी? जब आपके पास मेमोरी होगी और उस मेमोरी में रिक्वायर्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होंगे। बाकी ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब किसके कॉन्सेप्ट है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेमोरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मेमोरी का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर तब पॉसिबल है जब मेमोरी के अंदर एक से ज्यादा चीजें अवेलेबल हो। एक से ज्यादा चीजें का मतलब है डेटा और इंस्ट्रक्शन उसके पास ज्यादा हो, देन इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर।
मेमोरी द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी की दो कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। सीपीयू जो जिस मेमोरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, जिस डेटा के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डायरेक्टली जिसको रीड कर सकता है, डायरेक्टली जिस मेमोरी में राइट कर सकता है, उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि सीपीयू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इट प्रोवाइड्स एज एक्चुअल वर्किंग स्पेस टू द प्रोसेसर। प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के लिए जो काम होगा सीपीयू का, वो किस तरह की मेमोरी के साथ कर सकता है, किस डेटा पे कर सकता है, किस इंस्ट्रक्शन पे कर सकता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द प्रोसेसर इज करंटली वर्किंग ऑन। यानी कि मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के पास वो डेटा या इंस्ट्रक्शन होगा जो जिसके ऊपर सीपीयू अभी काम कर रहा होगा। या सीधी सी बात है, सीपीयू केवल उसी डेटा के ऊपर या उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है विच इज स्टोर्ड इन दी प्राइमरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी विच इज ऑल्सो नोन एज मास स्टोरेज और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं इसे। तो ये इसके नाम है, सेकेंडरी मेमोरी, मास स्टोरेज डिवाइसेस और ऑक्सिलरी मेमोरी, और परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर हो सकता है। अब इस वर्ड को हम समझेंगे, परमानेंटली का क्या मतलब है। The content of the secondary memory first get transferred to the primary memory and then are accessed by the processor। क्योंकि ये बात तो आप समझ गए, सीपीयू यानी कि प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसिंग एलिमेंट केवल उसी डेटा और इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर सकता है विच इज अवेलेबल विद द प्राइमरी मेमोरी। तो ये लाइन यहाँ पे लिखी है, द कंटेंट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट गेट ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी मेमोरी। पहले वो किस में ट्रांसफर होता है, प्राइमरी मेमोरी में, एंड देन आर एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। दिस इज बिकॉज the processor does not directly interact with the secondary memory। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी के साथ काम नहीं कर सकता। इसकी भी वजह डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह की होती है, रैम होती है, रोम होती है। उसमें से एक वोलेटाइल नेचर की होती है, एक नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमेशा नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर होता है। चाहे आप सिस्टम को अपने शट डाउन कर दें, स्विच ऑफ कर दें, तो भी जो डेटा आपने, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे, आप खुद उसे हटाएंगे नहीं, तब तक वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। इसलिए ये जो फीचर है जिसमें वो परमानेंट डेटा रहता है जब तक हम उसे नहीं हटाते हैं, दिस फीचर इज नोन एज नॉन वोलेटाइल। तो सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, याद कर लीजिए, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इट स्टोर्स डेटा दैट इज नॉट एक्टिवली, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या, मीनिंग इट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। भले ही स्विच ऑफ हो जाए, तो सिस्टम को आप बंद कर दें, तो भी डेटा आपको किस में मिलेगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर मिलेगा। इट स्टोर्स डेटा दैट इज नॉट एक्टिवली बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू। इसके अंदर वो डेटा स्टोर होता है जिसपे सीपीयू काम नहीं कर रहा होता है, एंड अलाउज यूजर्स टू सेव फाइल्स। जब भी डेटा की सेकेंडरी स्टोरेज की बात होती है, तो ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। हार्ड डिस्क की बात होती है, हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का एक बेस्ट एग्जांपल है हार्ड डिस्क। तो जब भी हार्ड डिस्क की बात होती है, तो ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क पे जो डेटा स्टोर होता है फाइल्स की फॉर्म में होता है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड मेंटेन ए persistent रिकॉर्ड ऑफ डेटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज शट डाउन। तो वो हमें हमेशा परसीव करके रखता है, रिटेन करके रखता है, भले उसका स्विच ऑफ सिस्टम को आप शट डाउन भी कर देते हैं। तो दिस इज द बेसिकली there are two type of memory, primary and secondary memory. Now you can see, you can observe the difference between the primary and secondary memory. It can be asked in your examination, as you just seen that it was asked in your examination, that what is the difference between primary and secondary storage devices. So now see that what is the difference between primary and secondary memory. देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, जो यूनिट नंबर 1 है, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है सी प्रोग्रामिंग पे काम करना। लेकिन चूंकि पहली यूनिट है, पहली यूनिट का जो फर्स्ट 30 और 40% पोर्शन है, दैट इज टोटली फंडामेंटल, और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उस पोर्शन को कवर कर रहा हूं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, इस दूसरे लेक्चर के अंदर हम उस 25 में से 20% को कवर कर लेंगे। देन ओनली वी हैव टू डिस्कस, हमें क्या बचेगा, केवल फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन बचेगा। तो इसको कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, पता लग गया आपको। प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज द मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं,
मेन मेमोरी भी बोलते हैं, दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली, जो डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करने का काम करता है। प्राइमरी में जो मेन मेमोरी है, ये बात जो बोली जा रही है वो किसको ध्यान में रख के बोल रहे हैं, ये जो बात बोल रहे हैं ये हम बात ध्यान में रख रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रैम। रैम का क्या मतलब है, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रीड राइट मेमोरी। रैम को क्या कहते हैं, वैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन इसका सही नाम क्या है, क्योंकि रैम के साथ हम दोनों तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो रैम को हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी ना कह के हमें क्या कहना चाहिए, रीड राइट मेमोरी कहना चाहिए, बिकॉज there are only possible two operations with memory which can be performed. One is reading of data, second is writing of data. तो RAM एक ऐसी मेमोरी है which is also known as main memory, which contains the data temporarily. कब तक, जब तक कि आप उसके साथ काम कर रहे हैं। तो RAM में डेटा तब तक रहता है क्योंकि RAM कैसा है, वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है, which is also known as read write memory. और secondary memory defines two additional storage devices that are यूटिलाइज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, प्राइमरी मेमोरी में डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। सेकेंड डिफरेंस, प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। इसका एक छोटा सा सीधा सा रीजन ये है, वाई फास्टर, प्राइमरी मेमोरी का साइज कम होता है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज बड़ा होता है। और भी रीजन है, लेकिन एक छोटा कमरा है उसमें ढूंढने में और एक बहुत बड़े कमरे में उसमें ढूंढने में समय, दोनों में फर्क है। अगर छोटी जगह है उसमें हमें कुछ ढूंढना है तो समय कम लगता है, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी क्योंकि साइज कम है तो फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बिकॉज इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू दी सीपीयू। एक रीजन ये है, मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि एक साइज कम है तो ढूंढने में कम टाइम लगता है, अदरवाइज ये डायरेक्टली जो है एक्सेसिबल है सीपीयू से, दैट्स व्हाई इट्स स्पीड इज फास्ट। क्योंकि सीपीयू से अगर कोई आदमी तेज चलता है तो उसके साथ वही चल सकता है जो अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा, या तो तेज चलने वाले को अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी जो धीरे चलता है, या फिर आपको जो तेज चलता है उसके साथ तेज चलना होगा। यहां पे सिचुएशन बिल्कुल सीधी ये है कि सीपीयू अपनी स्पीड को कम नहीं करता है, सीपीयू के साथ चलने के लिए उस डिवाइसेस को सीपीयू की स्पीड को मैच करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, तो वो काम सेकेंडरी तो नहीं कर पाता है, वो कहीं बिल्कुल मैच नहीं कर पाता, लेकिन कुछ हद तक वो प्राइमरी मेमोरी कर लेता है। तो दैट्स व्हाई द स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज फास्ट। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कम होती है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, विच मींस इट रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। यहाँ पे हम इसका एक दूसरा जो लिख सकते हैं, स्पीड इज स्लो in comparison to primary memory. Another difference is primary memory is directly accessible by the CPU. It is not directly accessible by the CPU. एक difference आप ये लिख सकते हो। Nature of parts of primary memory varies. RAM जो है volatile होती है, मैं जैसे बता रहा था, ROM होती है non volatile। तो जो primary memory होती है उसके दो एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, एक तो RAM है और एक क्या है, ROM है। जो RAM है वो उसमें दोनों ऑपरेशन हो सकते हैं, रीडिंग भी राइटिंग भी। आप रैम से डेटा को पढ़ भी सकते हो, रैम के ऊपर डेटा को राइट भी कर सकते हो। इसलिए सीपीयू सीधे काम किसके साथ करता है, रैम के साथ करता है। रैम से रीड भी कर लेता है, जैसे a इक्वल्स टू बी प्लस सी करना है तो b और c की वैल्यू को रीड भी कर लेता है, और b प्लस सी करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे a में स्टोर करके रैम के अंदर राइट भी कर सकता है। रोम कैसी मेमोरी है, वो रीड ओनली मेमोरी है, केवल रोम रीड है, क्योंकि ये बात मैं करूंगा अभी आपसे कि रोम में ऐसा क्या स्टोर होता है जो केवल आप रीडिंग ही करते हो, उसे पढ़ते ही हो, कुछ चेंज नहीं करना चाहते, तो मैं उस बात पे भी आऊंगा। बट इससे आप ये समझिए कि रैम की जो प्राइमरी मेमोरी जो रैम है वो वोलेटाइल है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल, लेकिन सेकेंडरी तो हमेशा नॉन वोलेटाइल ही होता है। प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल विच मींस इट इज वाइप्ड आउट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, और ये नॉन वोलेटाइल इसका मतलब ये है कि जब डेटा जब भी रहता है जब आप इसका स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी कि आज आपने जो काम किया सेकेंडरी में स्टोर कर लिया तो वो तब तक रहेगा जब तक आप उसे वहां से नहीं हटाते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, वी हैव डिस्कस्ड, इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज आल्सो, ये इंटरनल होती है तो ये एक्सटर्नल होती है, और ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसे कहते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी के, रैम है, रोम है, कैशे मेमोरी इज आल्सो प्राइमरी मेमोरी, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पीरोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम टाइप ऑफ रोम है, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रजिस्टर्स या फिर आप कह सकते हो सीपीयू रजिस्टर्स, जो सीपीयू अपने पास रखता है,
सीपीयू इज रजिस्टर्ड, सीपीयू के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस को रखता है तो वो सीपीयू रजिस्टर के अंदर स्टोर होती हैं। सेकेंडरी का क्या एग्जांपल है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी का एग्जांपल है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी का है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्राइव, ये सब क्या है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ पेन ड्राइव, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अभी तो प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस था, अब रैम रोम में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो रैम इज वोलेटाइल, ये पता लग गया, और रोम इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है दैट कुड स्टोर द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। जब तक पावर रहेगी रैम में डेटा रहेगा, और दैट इज द कुड रिटेन द डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये तब तक इसके अंदर डेटा रहेगा जब तक कि ये हमेशा के लिए रहता है। इसको आप जब तक खुद राइट नहीं करेंगे, जब तक ये राइट नहीं होगा, अदरवाइज ये रीड ओनली रहेगा। रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशंस आर पॉसिबल, ओनली रीडिंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। यूज्ड टू स्टोर द डेटा दैट हैज टू बी करंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू डायरेक्टली काम करता है किसके साथ? मेन मेमोरी के साथ काम करता है। तो सीपीयू के साथ इंटरेक्शन में कौन रहता है? रैम रहता है। इट इज टिपिकली यूज्ड टू स्टोर फर्मवेयर, फर्मवेयर और यू कैन से बायोस, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, बूटिंग प्रोसेस जहां से एग्जीक्यूट होता है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और माइक्रो कोड, कर्नल का कोड, विच इज यूज्ड टू इनिशिएट एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ दिस कंप्यूटर। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसे सॉफ्टवेयर किसके अंदर स्टोर होते हैं? रोम के अंदर स्टोर होते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि बायोस क्या होता है या फर्मवेयर का क्या मतलब है, लेकिन ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसको आप रोज बदलना नहीं चाहते, केवल एक बार लिखते हैं, और बेसिकली दो इंस्ट्रक्शंस आर कमांडिंग इंस्ट्रक्शन, और कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जिन इंस्ट्रक्शन की, कंप्यूटर को चलाने के लिए जिन इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, वो कहाँ पे स्टोर होती है? रोम में होती है, जिसे आप बार बार लिखना नहीं चाहते, जो एक बार लिखी चाहते हैं। और अगर लिखना चाहते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि रोम की जो मेन प्रॉपर्टी है वो रीड ओनली है। लेकिन ऐसी रोम भी अवेलेबल है जिसमें आप राइटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने अभी नाम लिए थे पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप प्रोग्राम के थ्रू आप राइटिंग कर सकते हो। ई रोम यानी कि इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यानी कि राइट तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो एक्सपेंसिव है। हाई स्पीड मेमोरी होती है रैम, मच स्लोअर देन द रैम, ये स्लोअर होती है। और सीपीयू कैन इजीली एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन रैम, सीपीयू कैन नॉट इजीली एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन रैम, रोम। तो सीपीयू क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। रैम वोलेटाइल क्यों होती है? ये मैंने 4 लाइन लिखी हुई है। वोलेटाइल का क्या मतलब है? रैम स्टोर्स डेटा यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इन मेमोरी सेल, यानी कि वो डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फॉर्म में करता है। और दीज मेमोरी सेल्स आर मेड अप ऑफ कैपेसिटर की वो बने होती हैं, विच कैन होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस टू रिप्रेजेंट बाइनरी वैल्यूज। तो रैम के अंदर जो मेन डिवाइस है वो कैपेसिटर है, और द कैपेसिटर इन रैम आर लीकी, मीनिंग दे ग्रेजुअली लूज देयर चार्ज ओवर टाइम। जिन कैपेसिटर को बार बार चार्ज करने की जरूरत होती है, एज ए रिजल्ट द स्टोर्ड डेटा इन रैम dissipates unless the memory cells are continuously refreshed with electric current। तो अगर कैपेसिटर होने की वजह से, जिसे हमेशा चार्ज करने की जरूरत होती है, अगर वो आप रिफ्रेश नहीं करते हो, चार्ज नहीं चालू रखते हो, तो वहां से डेटा आपका लॉस हो जाता है। दिस मैकेनिज्म मेक्स रैम वोलेटाइल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाई रैम इज वोलेटाइल, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, वाई रैम इज वोलेटाइल इन नेचर, देन यू कैन राइट दीज 4 लाइन कि उसके अंदर कैपेसिटर होता है, उसको बार बार चार्ज करने की जरूरत होती है, और चार्ज ना होने की वजह से लगातार जैसे अगर हट जाता है, रिटेन नहीं कर पाते, बिकॉज इट कैन नॉट रिटेन इट्स कंटेंट विदाउट ए कांस्टेंट पावर सप्लाई। जैसे पावर सप्लाई आप नहीं दे पाते, तो वहां से डेटा आपका लॉस हो जाता है। ये मैंने एक डायग्राम से बताया कि मेमोरी कैन बी डिवाइडेड टू कैटेगरीज। वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, and secondary memory is known as external memory और auxiliary। और प्राइमरी में भी एक है रोम, एक है रैम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी
और रीड राइट मेमोरी। और रोम में भी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई स्क्वायर भी लिख देते हैं कई बार, इसे डबल ई ना लिख के ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी क्या एग्जांपल है, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, डीवीडी और पेन ड्राइव एंड सो ऑन। ठीक है, so these are the example. Now come to the cache memory. We have discussed about the primary memory, secondary memory. अब आते हैं कैशे मेमोरी के ऊपर। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया था व्हाट इज कैशे मेमोरी। ये वर्ड तो कैश ही है, ये जो वर्ड है दैट इज कैश, CACHE। देखिए जब सबसे फास्ट क्या है, आपके पास एटीएम कार्ड है, या मैं इस पेन की बात करता हूँ, एक पेन मेरी पॉकेट में है, एक पेन मेरे हाथ में है, एक पेन टेबल पे रखा है, तो कौन सा पेन की स्पीड फास्ट होगी, जो मेरे हाथ में है। फिर सेकंड नंबर पे आता हूँ जो मेरी पॉकेट में है, थर्ड नंबर पे आता हूँ जो टेबल में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए जो जो कैश है, या कैश की स्पीड फास्ट है या एटीएम कार्ड की स्पीड फास्ट है, तो कैश की स्पीड फास्ट है। तो इस काम में भी टाइम वेस्ट होता है। सीपीयू को जब किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे बार बार मेमोरी के पास जाना पड़ता है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो एक थ्योरी है कि जब सीपीयू को बार बार किसी डेटा को रीड राइट करने के लिए जाना पड़ता है उसमें टाइम वेस्ट होता है। सपोज एक प्रोग्राम है जिसमें अभी आप देखेंगे एक प्रोग्राम के अंदर आपको लगातार 10 इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, और 10 इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी की अलग अलग लोकेशन के ऊपर स्टोर हैं। आपको मालूम है इन आगे आने वाले टाइम में लगातार 10 इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो होता क्या है कि बार बार मेमोरी में रीडिंग में और मेमोरी से राइटिंग में टाइम वेस्ट ना करके हम उन 10 इंस्ट्रक्शन को, सीपीयू कहता है मैं अपने पास रख लेता हूं। तो अपने पास वो कहां रख लेता है, और एक हाई स्पीड मेमोरी में रख लेता है। दैट मेमोरी इज नोन एज कैशे मेमोरी। यानी कि अभी जो स्टेटमेंट था कि सीपीयू केवल उस डेटा के ऊपर काम करता है जो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। इसे और इंप्रूव कर लेते हैं, सीपीयू जिस डेटा की सीपीयू को बार बार रिक्वायरमेंट होती है, फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस डेटा को अपने पास रखता है। अपने पास वो कहां रखता है, कैशे मेमोरी में रखता है। कैशे मेमोरी की भी लेवल्स हैं, L1 कैशे, L2 कैशे। आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप दैट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 कैशे, बट मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सीपीयू को जिस डेटा की रिक्वायरमेंट बार बार होती है वो उसे मेमोरी में स्टोर नहीं करता। सीपीयू और मेमोरी के बीच में भी, कौन सी मेमोरी के बीच में, प्राइमरी मेमोरी के बीच में भी कौन आ जाता है, कैशे मेमोरी आ जाता है। तो यही एक डिस्कशन है, 2 नंबर में आ सकता है, व्हाट इज कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज स्मॉल ऑब्वियसली, सेकेंडरी से छोटा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से छोटा कैशे मेमोरी, और कैशे मेमोरी से छोटा रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर, जिससे मिलकर सीपीयू बनता है। ये इस तरह की हिरार्की है, अभी आएगा वो कॉन्सेप्ट भी। कैशे मेमोरी इज स्मॉल एंड फास्ट टाइप ऑफ वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी। ये वॉलेटाइल होती है, दैट इज यूज्ड टू टेम्परेरीली स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इंस्ट्रक्शंस। फ्रीक्वेंटली एक्सेस होने वाले कौन करता है, सीपीयू को, जिसकी बार बार फ्रीक्वेंटली जिस डेटा की रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंट होती है उसे वो कहां रख लेता है, कैशे मेमोरी में रख लेता है। इट सर्व्स एज ए बफर, एक बफर की तरह काम करता है। बफर क्या होता है, जैसे मैंने कल भी ये बताया, पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि सीपीयू की स्पीड फास्ट है, इनपुट डिवाइस की स्पीड कम है। अब सीपीयू इस बात का वेट नहीं कर पाएगा कि इनपुट से कुछ आएगा तो मैं कुछ काम करूंगा, तो वो ये कहता है कि आप इनपुट से इनपुट करते जाइए और उसे बफर में स्टोर कर लीजिए। या तो आप मुझे बता देना जब सब कुछ आ जाए, डेटा इतना आ जाए कि मैं उस पर काम कर सकूं, या अभी मैं कुछ और काम कर रहा हूं तो जब मैं उससे काम से फ्री हो जाऊंगा तो मैं उस काम को कर लूंगा जो आपने बफर के अंदर स्टोर किया है। जैसे डॉक्टर साहब अपने जहां नाम लिखे जाते हैं उससे कह के रखते हैं भाई टाइम तो सबको 11 बजे का बताना, लेकिन जब 10 या 12 कुछ ऐसे पेशेंट इकट्ठे हो जाएं तब मुझे टेलीफोन करके बुला लेना, मैं जल्दी जल्दी 5-5 मिनट में सबको देख लूँ, क्योंकि मेरी स्पीड फास्ट है और पेशेंट की स्पीड स्लो है। तो मेरी स्पीड फास्ट है, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए, तो मैं उनको एक इस तरह का मैनेजमेंट कर लिया कि बफरिंग कर देते हैं, वहां पे आप डेटा को स्टोर कर लेते हैं। इट्स सर्व्स लाइक ए बफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने बताया ये प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में बफर की तरह काम करता है, प्रोवाइडिंग क्विकर एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली नीडेड इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूसिंग द लेटेंसी ऑफ मेमोरी ऑपरेशन। क्यों करते हैं ऐसे, लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए। कौन सी लेटेंसी को, वो लेटेंसी को, लेटेंसी मतलब डिले को रिड्यूस करने के लिए। डिले किस वजह से आ रहा है, डिले आ रहा है जब सीपीयू को बार बार मेमोरी में जाना पड़ रहा है तो उससे लेटेंसी बढ़ जाती है। उस लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए डेटा को और इंस्ट्रक्शन को कहां रखते हैं, सीपीयू में। सीपीयू कहां रखता है, उसे कैशे में रखता है। और किन को रखता है, उस डेटा को और इंस्ट्रक्शन को जिसको फ्रीक्वेंटली वो यूज करता है, तो कैशे में आ जाता है। The primary purpose of cache memory is to improve the performance of
of the computer system by reducing the time it takes to access data that is frequently used by the CPU. ये ऐसा क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, उस टाइम को ये कम करना चाहता है, उस टाइम को कम करके एग्जीक्यूशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहता है, जो किसमें लग जाता है, जो मेमोरी से डेटा को बार बार लाने में और ले जाने में लगता है। When the CPU needs to access data or instruction, it first check the cache memory. तो तरीका क्या है, जब CPU को किसी डेटा या इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले वो किससे नॉक करता है, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में सब कुछ नहीं होता है, कैशे मेमोरी का साइज कम होता है, मेन मेमोरी का साइज ज्यादा होता है। तो कैशे मेमोरी में सब कुछ नहीं आ सकता है, कैशे मेमोरी में तो वो सब चीज आ सकती है जिसे आप ये समझते हो कि इसे आप सीपीयू को जरूरत पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कैशे में सीपीयू कैशे को नॉक किया, रीड करने की कोशिश की और डेटा नहीं मिला। तो नहीं मिलेगा तो फिर कहां से मिलेगा, फिर वो सेकेंडरी मेमोरी से लाए, प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा। तो जब सीपीयू किसी डेटा की रिक्वायरमेंट करता है, वो सबसे पहले नॉक करता है कैशे मेमोरी को, मिल जाता है तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, कैशे हिट। अगर मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैशे हिट कॉन्सेप्ट। और अगर नहीं मिलता है तो कहा कि उसे क्या बोलते हैं, कैशे मिस। तो हमारे आर्किटेक्चर की कोशिश क्या होनी चाहिए, 90%, 98%, 99% हमें कैशे हिट को बढ़ाना है, कैशे मिस को रिड्यूस करना है। अब ये पॉलिसी है, ये आप कैसे पता करोगे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो वो अपनी पॉलिसीज हैं कैशे को रीड और राइट करने की। तो वो डिफरेंट डिस्कशन है, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली जब सीपीयू किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले वो कैशे को रीड करता है। इफ द रिक्वायर्ड डेटा फाउंड, मिल जाता है तो कैशे से मिल जाता है तो कैशे हिट कहते हैं। CPU कैन रिट्रीव इट क्विकली विदाउट हैविंग टू एक्सेस द स्लोअर मेन मेमोरी। तो CPU को अगर कैशे हिट हो जाता है तो उसे मेमोरी पे जाना नहीं पड़ता। इफ द डेटा नॉट फाउंड इन कैशे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैशे मिस कहते हैं, तो वो डेटा कहां से लेके आता है, मेन मेमोरी पे जाता है और मेन मेमोरी से लाते हुए कहां पे डाल देता है, उसे कॉपी कर देता है कैशे में, जिससे कि ये समझते हैं कि हो सकता है कि अब की बार तो नहीं मिला था, नेक्स्ट टाइम इस डेटा की जरूरत पड़ सकती है। तो कैशे को राइट करने की कुछ पॉलिसी है, राइट थ्रू पॉलिसी, राइट बैक पॉलिसी, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। तो लेकिन सीपीयू को जब किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, पहले कैशे पे जाता है, कैशे पे मिल जाता है कैशे हिट हो जाता है, नहीं मिलता है तो कैशे मिस हो जाता है, कैशे मिस होता है तो प्राइमरी पे जाता है, प्राइमरी से मिल जाता है तो उसे लाते हुए पहले कैशे में राइट कर देता है या यूज करके बाद में कैशे में राइट कर देता है। तो ये प्रोसेस है एक इसका कैशे के साथ, कैशे मेमोरी का। इतना आई थिंक मोर देन एनफ है समझने के लिए फंडामेंटल में। सीपीयू को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, कैशे में जाता है, मिल जाता है तो सीपीयू को मिल जाता है, इसे बोलते हैं कैशे हिट। नहीं मिलता है तो वो कहां पे जाता है, तो कैशे क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। मिस हो जाता है तो प्राइमरी पे जाता है, प्राइमरी से मिल जाता है तो पहले कैशे में लाता है, या पहले किसे दे देता है, पहले सीपीयू को दे देता है, पहले सीपीयू को देता है और बाद में फिर किस में राइट कर देता है, कैशे में कर देता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी में भी यही होता है, प्राइमरी में नहीं मिलता है तो सेकेंडरी में। तो फ्लो लाइन क्या बताती है, जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है तो आप जाता है तो उसे राइट ऑपरेशन करते हैं, लेके आते हो तो उसे रीड ऑपरेशन कहते हैं। अगर किसी लोकेशन से डेटा को उठा रहे हो, किसी मेमोरी किसी लोकेशन, तो यानी कि आप डेटा को रीड कर रहे हो, किसी लोकेशन पे राइट कर रहे हो तो दैट इज राइट ऑपरेशन। दिस इज दैट डायग्राम विच एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द कैशे मेमोरी बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी। अब बात करते हैं मेमोरी हिरार्की की, कि इतनी अलग अलग तरह की मेमोरी क्यों है और कैसे हैं। मेमोरी हिरार्की रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अलग अलग तरह की हैं, अरेंज्ड इन ए हिरार्की बेस्ड ऑन देयर स्पीड, कैपेसिटी एंड कॉस्ट। भाई सबकी कॉस्ट अलग है, स्पीड अलग है, और सबकी जो कैपेसिटी है वो किसी की कम है किसी की ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है स्पीड ज्यादा है। द मेन गोल ऑफ मेमोरी हिरार्की इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द हाई स्पीड low capacity memory directly accessible by the CPU such as cache memory and the slower higher capacity memory such as secondary storage devices like the hard device। मैं सीधे उस डायग्राम पे आ जाता हूं, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। सबसे पहले क्या होता है, CPU होता है। इसका नाम हायरार्की क्यों है, CPU कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कैशे मेमोरी। किससे कर सकता है, कैशे मेमोरी से कर सकता है। और वो रीड राइट किससे का साथ कर सकता है, वो मेन मेमोरी से भी कर सकता है। अब देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से बना रहा हूं मैं, मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी किससे कर सकता है रीड राइट, वो कर सकता है सेकेंडरी मेमोरी के साथ। सेकेंडरी मेमोरी, या फिर इससे आगे और हम कर सकते हैं, एक और बना सकता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा करके, या डिस्क या टेप डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क,
इस तरह की डिवाइस। तो ये आपको स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दे रहा है, दिस इज लाइक हायरार्की, दिस इज लाइक मेमोरी हायरार्की। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो साइज है वो आपका क्या हो जाता है, घट जाता है, लेकिन स्पीड जो है आपकी प्लस प्लस का मतलब है बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपका जो साइज है वो बढ़ जाता है, लेकिन जब आप जो स्पीड है वो घट जाती है। तो ये एग्जाम्पल, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, स्पीड क्या होती है, घट जाती है। भाई एक छोटी जगह है, ये सीपीयू कैशे मेमोरी, ये एक छोटी जगह है। तो छोटी जगह है तो इसमें सर्च करने में जो ऑपरेशन है, सर्च करना है तो टाइम कम लगेगा। ये एक बड़ी जगह है, इसका साइज ज्यादा है, इसमें साइज आपको ज्यादा है तो ज्यादा ढूंढने में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जैसे जैसे ये, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेमोरी हायरार्की। सीपीयू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मेमोरी और इन बिटवीन देयर इज अ मेमोरी व्हिच कंटेन द फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शंस। मेन मेमोरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टेप ड्राइव। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ मेमोरी हायरार्की। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है मेमोरी हायरार्की पे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, और मेमोरी हायरार्की का डायग्राम बना सकते हैं। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। दी मेमोरी हायरार्की टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेवल्स। पहला क्या है, आपके पास रजिस्टर्स हैं। अच्छा, मैंने रजिस्टर नहीं बनाए तो आप यहां पे रजिस्टर्स भी दिखा सकते हो। यहां पे आप, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, यहां पे आप ये रजिस्टर्स भी दिखा सकते हो जिन्हें आप क्या बोलते हैं, सीपीयू रजिस्टर, है ना। रजिस्टर का साइज और कम होता है, रजिस्टर का साइज सीपीयू से, सीपीयू रजिस्टर से मिलके बनता है। तो रजिस्टर्स भी एक स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और इससे भी अगर छोटी बात करें तो फ्लिप फ्लॉप हो जाते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सीपीयू रजिस्टर। दीज आर दी फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी लोकेटेड डायरेक्टली इन द सीपीयू, जो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। रजिस्टर होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सीपीयू का जो डेटा है वो सीपीयू अपने पास रखता है अपने रजिस्टर्स के अंदर। रजिस्टर्स हैव एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टाइम बट आर लिमिटेड इन कैपेसिटी एंड आर, कैपेसिटी तो कम है उसकी, लिमिट कैपेसिटी है, एंड आर यूजुअली यूज्ड टू स्टोर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एट ए टाइम। तो बहुत कम डेटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो इसीलिए इसे सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट आप कह सकते हो दैट इज रजिस्टर। फिर कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के बारे में हमने बात कर ली है, मेन मेमोरी के बारे में हमने बात कर ली है, सेकेंडरी मेमोरी के बाद हम बात कर चुके हैं। तो दिस इज बेसिकली अबाउट द डिस्कशन अबाउट द मेमोरी हायरार्की। आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए वो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरीके के, सी प्रोग्रामिंग में, फंडामेंटल में तो आता ही है, सी प्रोग्रामिंग में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये बात नहीं रहनी चाहिए कि हमने डिस्कस नहीं किया था, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस। अदरवाइज हमें डायरेक्टली कहां मूव करना है, एक लेक्चर के बाद हमें डायरेक्टली सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, और बहुत इंटरेस्ट आपको आने वाला है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का जो एग्जाम्पल होगा वो एक प्रोग्राम होगा, और यू विल बी एबल टू राइट प्रोग्राम्स योरसेल्फ। चलिए, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। तो लो लेवल तो वो होती हैं जो मशीन लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, और बाकी जितनी लैंग्वेजेस हैं दोज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। बट सी इज ए middle level language because in C programming we can do programming up to high level, up to low level। उसमें लो लेवल की यानी कि हार्डवेयर को मेंटेन करने की, हार्डवेयर को एक्सेस करने की, हार्डवेयर को एडमिनिस्ट्रेटिव करने की भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, और उसमें जो यूजर इंटरफेस, हाई लेवल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना है, वो प्रोग्रामिंग भी सी में हो सकती है। तो इट इज ए प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो प्रोग्रामर फ्रेंडली होती हैं, और लो लेवल लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, मशीन फ्रेंडली होती हैं। वो मशीन फ्रेंडली होती है, मशीन यानी कि 0-1 वाली होती हैं। ये इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं क्योंकि ये जनरल लैंग्वेज जो होती है, इनकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। ये टफ टू अंडरस्टैंड है क्योंकि इनकी लैंग्वेज क्या होती है, वो बाइनरी होती है, 0-1 होती है। ये डिबगिंग इज इजी होती है। डिबगिंग इज द प्रोसेस टू डिटेक्शन और डिटेक्ट द एरर एंड आफ्टर डिटेक्शन करेक्शन ऑफ द एरर। डीबग डिटेक्शन ऑफ एरर, एंड बग का मतलब है एरर। डीबगिंग डिटेक्शन ऑफ एरर एंड आफ्टर डिटेक्शन करेक्शन ऑफ एरर, that process is debugging। तो debugging process is easy to implement in high level language but it is tough to implement complex in low level language। debugging करना, प्रोग्राम को स्कैन करना, उसमें एरर को ढूंढना, ढूंढने के बाद उन्हें करेक्ट करना, इट इज टफ प्रोसेस इन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज पोर्टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब है जैसे पोर्टेबल टीवी क्यों थे, पोर्टेबल टीवी का क्या मतलब है
कि आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, आपने घर में भी रख सकते हैं, गाड़ी में भी ले जा सकते हैं, किसी की शॉप है तो वहां पे भी ले जाकर यूज कर सकते हैं। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है किसी भी सिस्टम पे इजीली एक्सेसिबल है, इजीली इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन ये नॉन पोर्टेबल लैंग्वेजेस हैं। नॉन पोर्टेबल का मतलब है ये मशीन टू मशीन वेरी करती हैं। इस मशीन पे चलेगी, यानी कि इस कंप्यूटर पे, इस प्रोसेसर पे तो ये मशीन लैंग्वेज ये प्रोग्राम काम करेगा, और ये इंस्ट्रक्शन सेट इसका दूसरा, तो इस मशीन के ऊपर ये काम नहीं करेगा। तो ये पोर्टेबल होती हैं, ये नॉन पोर्टेबल होती हैं। ये कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ये किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल जाती हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट हो, ये मशीन डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है। और ये कैसी होती हैं? ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं। भाई ये मैंने लो लेवल का प्रोग्राम जो प्रोसेसर है 8085 के लिए लिखा है, तो ये 8086 पर नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये कैसी है? मशीन डिपेंडेंट है। इट नीड्स ट्रांसलेटर्स फॉर ट्रांसलेशन। यहां पे क्या होते हैं, क्योंकि ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इसको मशीन नहीं समझ पाती है। मशीन तो केवल मशीन लैंग्वेज को समझती है, तो हमें उसमें कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक यही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसलेटर का क्या मतलब है। तो अभी हम कंप्यूटर ट्रांसलेटर की बात करेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और लो लेवल लैंग्वेज में किसी भी तरह के ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो तो उसी लैंग्वेज में लिखी जाती है जिस लैंग्वेज में मशीन को समझ में आता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन 2 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स यू कैन राइट दीज 6 पॉइंट्स, यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसलेटर्स की। तो ट्रांसलेटर कितने होते हैं? अभी मैंने बताया ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपकी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसके प्रोग्राम को, उसके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसे ट्रांसलेट करना होता है उस कोड के अंदर जो आपका मशीन समझ सके। तो मशीन जो समझता है, तो ट्रांसलेटर कितने तरह के हैं? ट्रांसलेटर 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। पहला ट्रांसलेटर कौन सा है? सबसे पहला तो है असेंबलर, असेंबलर से शुरू करूंगा। दूसरा कौन है? इंटरप्रेटर। और तीसरा कौन है? कंपाइलर। ये 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। असेंबलर तो बिल्कुल अलग है। असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, एक लैंग्वेज आई थी जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज, उसके प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसको यूज करते हैं? ट्रांसलेटर। कौन सा है? असेंबलर। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर काम दोनों का सेम है। हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? किसी लैंग्वेज में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता है, किसी में कंपाइलर होता है। हम जब सी यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हम कंपाइलर का यूज करेंगे। तो 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं। पहला है कंपाइलर। ए कंपाइलर ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी प्लस जावा इनटू मशीन कोड। यानी कि कंपाइलर क्या करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम लिखा है उसे मशीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर का भी काम यही होता है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में हमें डिफरेंस समझना होगा, वो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन एक कॉमन डिफरेंस है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर सकता है। कितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी हो वो एक स्टॉक के अंदर, यानी कि एक टाइम में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है। लेकिन इंटरप्रेटर का एक छोटा सा डिफरेंस है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक लाइन को रीड करता है, एग्जीक्यूट करने से पहले उसे डिबग करता है, अगर वो सही है तो उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये दिस इज द डिफरेंस, वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस। तो कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है? दो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर कंपाइलर बोथ आर यूज्ड टू कन्वर्ट दी हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स इनटू दी लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। और भी लिखे हैं 2-3 बातें। और असेंबलर क्या करता है ये मैंने बता दिया। जो असेंबली लैंग्वेज एक आई थी, उसका जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए किसे यूज करते हैं? असेंबलर ट्रांसलेटर को यूज करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो व्हाट इज द डिफरेंस? कंपाइलर कोड रन फास्टर देन इंटरप्रेटर। ऑब्वियसली मैंने भी आपको बताया कि कंपाइलर की जो स्पीड है इंटरप्रेटर से फास्ट है, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल कर देता है, तो फास्टर। और इंटरप्रेटर कोड रन स्लोअर देन दी कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर की स्पीड कम है इन कंपैरिजन टू कंपाइलर। द कंपाइलर जनरेट एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब कंपाइलर करता है तो कैसी फाइल बनाता है? वो बनाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो कोई आउटपुट जनरेट नहीं करता, दैट डज नॉट जनरेट एनी आउटपुट, ये एक्सी फाइल बना देता है। एनी चेंज इन द सोर्स प्रोग्राम आफ्टर द कंपाइलेशन रिक्वायर
रीकंपाइलिंग द एंटायर कोड। जब आप एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, जैसे सी में आप कंपाइल करोगे, आपको पता चला कुछ एरर्स हैं, फिर आप उसे ठीक करोगे, तो फिर आप दोबारा से कंपाइल करोगे, तो ये प्रोसेस यहाँ लिखा है, रीकंपाइल करोगे। लेकिन एनी चेंज इन द सोर्स प्रोग्राम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन डज नॉट रिक्वायर रीट्रांसलेशन ऑफ द एंटायर कोड। ये तो एक लाइन को रीड करता है, ठीक करते हो, फिर दूसरी को पढ़ता है, फिर ठीक करते हो, दोबारा से कंपाइल या दोबारा से री इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोग्रामिंग में क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आप प्रोग्राम क्रिएशन करोगे, पहले प्रोग्राम लिखोगे, एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज बाय द कंपाइलर, फिर आप उसे कंपाइलर से क्या करोगे? एनालाइज करोगे। सी प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं, आप कंपाइलर का यूज करके उसे एनालाइज करोगे। एंड थ्रोज एरर इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और कंपाइलर आपको क्या देता है? आपको बताता है कि भाई ये प्रोग्राम आपने जो 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, इसकी दूसरी लाइन में ये गलती है, 5वीं में ये गलती है, 8वीं में ये गलती है। इन केस ऑफ नो एरर, लेकिन अगर कोई एरर नहीं होती है, द कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। अगर कोई गलती नहीं होती है तो सोर्स कोड कौन सा कोड है? जिस लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम को लिखा है। और ऑब्जेक्ट कोड, वो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जो मशीन की रिक्वायरमेंट है, मशीन कोड। लिंकिंग ऑफ वेरियस कोड फाइल्स इनटू द रनेबल प्रोग्राम। अब यहाँ लिंकिंग का क्या मतलब है? ये तो क्या करता है, अगर कोई एरर नहीं है तो किस में करता है? सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन अभी आप देखोगे, जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो प्रोग्राम के अंदर कुछ फाइल्स होंगी, लाइब्रेरी फाइल्स होंगी, जिसे आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे। लेकिन डायरेक्टली यूज करने का मतलब है आपको लिंक तो करनी पड़ेगी, तो लिंकिंग का काम कौन करता है? वो कंपाइलर करता है। फाइनली आप फिर प्रोग्राम को जब आप उसे कंपाइल कर लेते हो, कोई एरर नहीं होती है, लिंकिंग हो जाती है, तो उसके बाद आप क्या करते हो? प्रोग्राम को रन करते हो। दिस इज द कंपाइलेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले आप प्रोग्राम को लिखते हो। लिंकिंग ऑफ फाइल और जनरेशन ऑफ मशीन कोड इज नॉट रिक्वायर्ड बाय इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में ये जरूरत ही नहीं होती, ना तो आप फाइल को लिंक करते हो, ना ही आप मशीन कोड जनरेट करते हो। एग्जीक्यूशन ऑफ सोर्स स्टेटमेंट वन बाय वन, वो बस एक एक स्टेटमेंट को वन बाय वन इंटरप्रेट करता जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। और देख लीजिए, एरर्स आर डिस्प्लेड इन कंपाइलर आफ्टर कंपाइलिंग टुगेदर एट द करंट टाइम। जब आप कंपाइल करते हो तो आपको क्या दिखाई देती है? एरर दिखाई देती है, एरर बता देता है। एरर्स आर डिस्प्लेड इन एवरी सिंगल लाइन। ये तो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एरर मिलते हैं, ये हर एक लाइन को पढ़ता है, एरर बताता है, पढ़ता है, एरर बताता है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द होल प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हैपन आफ्टर एवरी लाइन इज चेक्ड और इवैल्यूएटेड। अगर एक लाइन से कुछ होना है तो वो हो जाता है, भले ही दूसरी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। ऑब्जेक्ट कोड इज परमानेंटली सेव्ड फॉर फ्यूचर। इसका जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है। लेकिन इसमें नो ऑब्जेक्ट कोड इज सेव फॉर फ्यूचर यूज। इसमें कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता, तो वो सेव नहीं होता है। सी, सी प्लस प्लस, सी हैश आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन, रूबी, पर्ल, ये कैसी एग्जाम्पल है? मैटलैब बहुत फेमस है, पाइथन बहुत फेमस है। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो अब आपने जो आज डिस्कस किया, अब आप आंसर कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपका 2024-25 में पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या इनमें से एक, ये तीनों हैं, इसमें से इंटरप्रेटर और असेंबलर के बीच में आप डिफरेंस बता सकते हो। आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस बता सकते हो, और प्राइमरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन था, थ्योरेटिकल डिस्कशन था। नाउ द नेक्स्ट डिस्कशन विल बी, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, दैट इज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एल्गोरिथम एंड व्हाट इज फ्लो चार्ट। आप ये देखेंगे कि बहुत सारे, हर बार एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन किसके लिए आता है? एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से पूछा जाता है। तो जितने क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स के अंदर 4-5 सालों में पूछे गए हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको देखेंगे, उनको सीखेंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।